हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी। आशा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। क्योंकि अब परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत ही कम समय है बचा है। आप लोग अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बनाइए। आज हम जो पिछले वीडियो में 5 प्रश्न 3 नंबर का कवर किए थे, उस 5 प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आज और 5 प्रश्न तैयार करेंगे, है ना। तो प्रश्न है हमारा छठा, एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध को समझाइए। ठीक है, इसे हम सीधी भाषा में कहें कि एक आगत के जो सीमांत उत्पादन होता है, मतलब सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के मध्य क्या संबंध होता है जी। ठीक है, जो हमारा सीमांत उत्पादन है और कुल उत्पादन के मध्य जो संबंध है उसी को आपको क्या करना है, समझाना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सीमांत उत्पादन क्या होता है, कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और उसके बाद एक निश्चित समय के बाद जो है घटते हुए जाता है और ये शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो जाता है जी। ठीक है, जबकि कुल उत्पादन जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता हुआ जाता है और एक निश्चित समय पश्चात जो है वो क्या होता है, अधिकतम होने के बाद ये घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसी संबंध को आपको क्या करना है, बताना है। जैसे दिया है, देख लो, जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है तो कुल उत्पादन भी क्या होता है जी, बढ़ता है। जैसे कि आप रेखाचित्र देख सकते हो, है ना, कि जब हमारा सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कुल उत्पादन है वो भी क्या हो रहा है जी, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा है, देख लो कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है जी, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को देखो, यहां पर जो है क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है आपका, जीरो हो गया है। ठीक है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन जो है हमारा क्या होता है, सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है जी, घटने लगता है। जैसे कि हम लोग पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना, कि जब उत्पादन की 8वां या 9वां इकाई का हम क्या करते हैं, साधनों की 8वां या 9वां इकाई का उत्पादन में प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है। अर्थात जितनी मात्रा में हम साधनों की मात्रा में क्या वृद्धि कर रहे हैं, अब हमें जो है उत्पादन घटते हुए दर से प्राप्त हो रहा है। अर्थात आपका जो सीमांत उत्पादन है वो -1 या -2 हो जाता है, था ऋणात्मक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कुल उत्पादन है यहाँ पर अधिकतम था, है ना, और अधिकतम होने के बाद जो है नीचे की ओर क्या हो लगता है जी, गिरने लगता है। तो यही है आपका एक आगत की सीमांत उत्पादन तथा कुल उत्पादन के बीच संबंध। और फिर देख लो ठीक है, सबसे पहला क्या था कि जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है तो कुल उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में जब हम उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा सीमांत उत्पादन भी क्या होता है जी, बढ़ता है। और सीमांत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमारा जो कुल उत्पादन है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक, दूसरा, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, अर्थात जब हम उत्पादन की साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि कर जाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद हमारा सीमांत उत्पादन क्या होने लगता है जी, घटने लगता है और घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कुल उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, अर्थात जब हम उत्पादन के साधनों की 8वीं या 9वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बोलना चाहिए, जो सीमांत उत्पादन है वो माइनस में आ जाता है, 1 और 2 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कुल उत्पादन था टीपी भी जो है क्या होता है जी, घटने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, जिसमें पहला है एक क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान से लगाया नहीं जाता, है ना, कि बाजार का अर्थ जो होता है अर्थशास्त्र में किसी विशेष स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां पर खरीदने वाले अर्थात क्रेता और बेचने वाले अर्थात विक्रेता क्या होते हैं, फैले होते हैं।
और वे आपस में क्या करते हैं जी, स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिताएं करती हैं, मतलब वस्तुओं को लेन देन करते हैं। तो बाजार कहलाने के लिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, वह संपूर्ण क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, बाजार कहते हैं। दूसरा है एक वस्तु, है ना। बाजार की दूसरी विशेषता क्या है हमारी, एक वस्तु होती है, अर्थात जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस बाजार शब्द में एक ही वस्तु की होनी चाहिए, जैसे कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार या सब्जी का बाजार, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा विशेषता होता है एक वस्तु। तीसरा है क्रेता एवं विक्रेता। बाजार का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो होता है हमारा क्रेता एवं विक्रेता, अर्थात बाजार कहलाने के लिए बाजार में क्रेता की संख्या और विक्रेता की संख्या दोनों जो है क्या होती है, अति आवश्यक होता है। यदि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में से कोई भी क्या होता है जी, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम बाजार की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात बाजार में खरीदने वाले भी होने चाहिए, साथ ही साथ बेचने वाले भी क्या होना चाहिए जी, बाजार में उपलब्ध होना चाहिए। तो ये है हमारे बाजार की विशेषताएं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि बाजार में एक मूल्य होता है ना, वस्तुएं क्या होती है, समरूप होती हैं। ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। 8वां प्रश्न है हमारा, पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए, है ना। पूर्ति नियम के क्या कीजिए, अपवाद लिखिए। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, पूर्ति मतलब क्या होता है, पूर्ति का नियम मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है ना, जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या होती है जी, बढ़ जाती है। और जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या होता है, कमी होता है, तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी, घट जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम कहते हैं। अर्थात पूर्ति का नियम हमें यह बताता है कि वस्तु के मूल्य अर्थात प्राइस और उसकी क्या होनी चाहिए, पूर्ति, वस्तु की पूर्ति अर्थात सप्लाई, दोनों के मध्य जो है क्या संबंध, धनात्मक या सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो पूर्ति के नियम के अपवाद का अर्थ क्या हो गया जी, तो पूर्ति के नियम का अपवाद का अर्थ होता है कि पूर्ति का नियम जो है कहाँ पर लागू नहीं होता है, मतलब ऐसा कौन सा जगह है या ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी हम उसकी पूर्ति को जो है क्या नहीं कर सकते, बढ़ाया नहीं जा सकता, या वस्तु के मूल्य में कमी होने पर हम वस्तु की पूर्ति को क्या नहीं करते, कमी नहीं करते। यही कहलाता है पूर्ति के नियम के अपवाद। सबसे पहला टॉपिक है आपका कृषि वस्तुओं पर लागू न होना। ठीक है, जो पूर्ति का नियम होता है वो कृषि वस्तुओं पर क्या नहीं होता जी, लागू नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं दिया है, देखो अनेक प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण कृषि उत्पादित वस्तु कीमतों में वृद्धि होने पर भी उनकी पूर्ति को अनिवार्य रूप से क्या नहीं किया सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब कभी कभी क्या होता है कि देश में सूखा के चलते, बाढ़ के चलते या ओलावृष्टि के चलते वस्तुओं के मूल्य जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वस्तुएं उत्पादित नहीं हो पाती, और वस्तु के मूल्य बढ़ने के कारण चूंकि हम तुरंत जो है वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते, अर्थात वस्तु के मूल्य बढ़ने पर भी हम क्या नहीं कर पाते जी, उसकी सप्लाई को अर्थात पूर्ति को जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए कृषि वस्तुओं पर जो है पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि मान लेते हैं आज किसी वस्तु का मूल्य है और भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की संभावना है। जैसे मान लें कि आज पेट्रोल का मूल्य कितना है जी, आज पेट्रोल का मूल्य जो है 100 रुपये के आसपास है। ठीक है, और हमें लगता है कि भविष्य में जो है पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये से बढ़े कितना हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य जो पूर्ति जो है हम क्या नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भविष्य में और 10 रुपये भविष्य में जो है क्या करेंगे, उस पूर्ति को, वस्तु को जो है रख कर भविष्य में बेचना चाहेंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लो, मान लेते हैं किसी पेट्रोल का मूल्य आज वर्तमान समय में कितना है जी, 100 रुपये है, और कुछ दिनों बाद अर्थात 2 या 4 दिन बाद जो है
उसका मूल्य 100 से बढ़कर 110 रुपये होने वाला है। तो हम जो है यस पेट्रोल मतलब फर्म जो है क्या करेगी, आज जो है पेट्रोल के मूल्य में यदि 100 रुपये से बढ़कर 102 रुपया होता है, 103 रुपया होता है ना, तो आज जो है वो क्या नहीं करेंगी, अपनी वस्तु को नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे लगता है कि भविष्य में जो है वस्तु का मूल्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है। ठीक है, जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि आज वर्तमान में पेट्रोल का मूल्य कितना है जी, 100 रुपये के आसपास है। ठीक है, और हमें लगता है कि पेट्रोल का मूल्य जो है भविष्य में 70 या 80 रुपये होने वाला है ना। आज पेट्रोल का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और लगता है भविष्य में कि पेट्रोल का जो मूल्य है वो बहुत घटकर 70 या 80 रुपये के आसपास हो जाने वाला है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है आज वस्तु के मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये से घटकर कितना हो जाए, 95 रुपये हो जाए। तो 100 रुपये से 95 रुपये होने पर भी जो है वस्तु की पूर्ति क्या करेगी जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में करेगी। क्यों, क्योंकि भविष्य में जो है वस्तु की मूल्य जो है और अधिक मात्रा में गिरने की संभावना है। तो इसलिए भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, अर्थात यदि लगता है कि भविष्य में वस्तु का मूल्य और अधिक बढ़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या नहीं करेंगे, वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाएंगे, या वस्तु के मूल्य जो है भविष्य में बहुत कम होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आज वस्तु के मूल्य में थोड़े से परिवर्तन होने पर भी हम क्या करते हैं जी, उसकी पूर्ति को जो है भारी मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं जो भी होती है वो भी क्या होता है जी, वस्तु मतलब वो भी जो है पूर्ति के नियम के अपवाद कहलाते हैं, पूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होता है। ठीक, अगला है अब हमारा नीलामी हुई वस्तुओं पर लागू न होना। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट कौन सा है जी, नीलामी हुई वस्तुओं पर जो है पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है जी, तो इसका सिंपल रीज़न है कि चूंकि नीलामी की जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या होती है, सीमित होती है ना। आप लोग देखे भी होंगे कि जब किसी वस्तु का नीलामी किया जाता है तो उसकी जो मात्रा होती है वो कम मात्रा में होती है ना, 1, 2 या 4 या 8 ही रहता है, और उस नीलाम की गई वस्तु के मूल्य जो है लगातार क्या होते जाते हैं जी, बढ़ते जाते हैं। तो नीलामी की जाने वाली वस्तु के मूल्य बढ़ने पर भी हम क्या नहीं कर सकते, उस नीलाम की जाने वाली वस्तु को जो है हम बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि नीलाम की जाने वाली वस्तु क्या होती है जी, सीमित होती है, उसके मूल्य में चाहे कितनी मात्रा में भी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इस तरह से नीलामी हुई वस्तुओं पर भी जो है पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से पूर्ति का नियम जो है किस किस पर लागू नहीं होगा, तो लागू नहीं होता है कृषि वस्तुओं पर लागू नहीं होता, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, अर्थात यदि भविष्य में वस्तु के मूल्य में भारी मात्रा में कमी या वृद्धि होने वाली है तो ऐसी स्थिति पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, या नीलामी हुई वस्तुओं पर भी जो है पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वस्तुएं सीमित मात्रा में होती हैं, मूल्य बढ़ने पर भी हम क्या नहीं कर सकते, वस्तु की जो है पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगला है हमारा अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता। अल्पाधिकार जिस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम मात्रा में होती है, अर्थात 2, 3 या 4 ही होते हैं जहां पर वस्तुओं के बेचने वाले, ऐसी वस्तु की बाजार को हम क्या कहते हैं जी, अल्पाधिकार कहते हैं। एक बार फिर देख लो, अल्पाधिकार का अर्थ होता है विक्रेताओं की संख्या कम होना, अर्थात जब बाजार में 2 या 3 विक्रेताएं होती हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, अल्पाधिकार कहते हैं। तो अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, कम विक्रेता, जैसे कि मैं बताया था है ना, कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, और अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होने के बावजूद वे एक बड़े एरिया में जो है क्या करते हैं, अपने पूर्ति का जो है नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, मतलब चूंकि अल्पाधिकार हैं, विक्रेताएं कम होती हैं, इसके बावजूद भी जो है वे बड़े एरिया तक जो है अपनी पूर्ति को क्या करते हैं, फैला कर रखते हैं जी। दूसरा, पारस्परिक निर्भरता, अर्थात अल्पाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उद्योग की कुछ फर्में द्वारा निर्णय करने में क्या होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है। जैसे मान लें कि छत्तीसगढ़ में जो है स्टील प्लांट के जो बड़े स्टील प्लांट हैं वो मुख्यतः 2-3 ही हैं, जैसे आपका जिंदल स्टील प्लांट ले लो, भिलाई स्टील प्लांट ले लो, है ना। तो जब भी वे क्या करते हैं, वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं, तो वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए आपस में क्या करते हैं जी,
परामर्श लेते हैं, है ना। तो यही कहलाता है पारस्परिक निर्भरता। चाहे वस्तु के मूल्य का निर्णय लेना हो, है ना, बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वे क्या करते हैं, पारस्परिक निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। अगला है फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन में क्या होती है जी, कठिनाई होती है। अल्पाधिकार की तीसरी जो विशेषता है वे होता है कि एक फर्म यदि बाजार में प्रवेश करता है तो वहाँ पर भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और प्रवेश करने के बाद बाहर जाना चाहता है तो भी क्या होता है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वो कैसे? अब चूंकि अल्पाधिकार है, जहाँ पर कुछ ही फर्में क्या करते हैं जी, बाजार में प्रवेश किए रहते हैं, और बाजार में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी मात्रा में हमें क्या होती है जी, निवेश की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी मात्रा में जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक नए फर्म के लिए ये सारी सुविधाएं जुटा पाना क्या होती हैं, संभव नहीं होता। इसलिए फर्मों का प्रवेश जो है क्या होता है जी, कठिनाई हो जाता है। और जब मान लेते हैं कि कोई फर्म जो है प्रवेश कर भी लेता है, अर्थात बड़ी मात्रा में पूंजी लगा लेता है, बड़ी मात्रा में जो है मशीनें खरीद लेता है, या बड़ी मात्रा में जो है क्या बोलना चाहिए, कच्चे माल खरीद लेता है, उसको जो है तुरंत छोड़कर बाजार से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि अल्पाधिकार में फर्मों को प्रवेश करने में कठिनाइयां हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ती है, और बहिर्गमन में कठिनाइयां होती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में निवेश किए रहते हैं तो आसानी से हम छोड़कर क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह से अल्पाधिकार के क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं इस तरह से हो जाती हैं जी। अगला है मितव्ययिता की विरोधाभास को समझाइए, है ना। मितव्ययिता, कम खर्च अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करना। तो मितव्ययिता का विरोधाभास मतलब क्या होता है कि एक परिवार के बारे में जो बात सही होती है, आवश्यक नहीं है कि वह बात एक अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी हो सके। मतलब कहने का अर्थ है कि एक परिवार या एक व्यक्ति जो है, जो निर्णय लेता है, उस निर्णय का जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो, ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि मान लें कि एक व्यक्ति या एक परिवार जो है बचत करना चाहता है, तो वो उसके लिए उचित भी है और न्यायोचित भी है। लेकिन यदि हम कहें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही क्या करे, कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवार हैं वे सारे के सारे परिवार क्या करना चालू कर दें, बचत करना चालू कर दें, तो इससे जो है ना, अर्थव्यवस्था जी क्या हो जाएगा जी, चरमरा जाएगा। क्योंकि यदि सभी लोग बचत करना चालू करेंगे तो क्या होगा, व्यय नहीं होगा, और जब व्यय नहीं होगा तो लोगों को क्या नहीं प्राप्त होगी, आय प्राप्त नहीं होगी, अर्थात आय में की स्तर में जो क्या हो जाएगी जी, कमी हो जाएगी। तो इसी को कहा जाता है मितव्ययिता का विरोधाभास। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है प्रेरित निवेश एवं स्वायत्त निवेश में अंतर लिखिए। ठीक है, प्रेरित निवेश तथा स्वतंत्र निवेश, जिसे हम लोग स्वायत्त निवेश भी कहते हैं, है ना, अंतर लिखिए। तो कुछ चीजें इसमें याद कर लें। प्रेरित निवेश क्या होता है, ऐसे निवेश को कहते हैं जो आय पर निर्भर होता है, हाँ, जो ब्याज की दर पर निर्भर होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं। जो लाभ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या जाता है जी, निवेश किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेरित निवेश। ठीक है, फिर देख लो, प्रेरित निवेश वे निवेश होता है जो आय की मात्रा पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ठीक है, साथ ही साथ लाभ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कहता है जी, निवेश किया जाता है, उसे हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। जबकि स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश वे निवेश होता है जिसका आय से कोई संबंध नहीं होता, जिससे जो है सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र या स्वायत्त निवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्पष्ट दिया है, देखो 3 अंतर मैंने रखा है इसमें। पहला कि प्रेरित निवेश आय पर निर्भर होता है, अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, प्रेरित निवेश की मात्रा भी क्या होती जाती है जी, बढ़ती जाती है। प्रेरित निवेश सामान्यतः निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है ना। जैसे मान लेते हैं लाभ की मात्रा बढ़ेगी तो निजी क्षेत्र के लोग जो हैं या प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, वे लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। ठीक, ब्याज की दर पर निर्भर करती है, अर्थात यदि ब्याज की दर कम है तो निवेश अधिक मात्रा में किया जाता है, और यदि ब्याज की दर ज़्यादा है तो निवेश की मात्रा क्या होती है, कम मात्रा में किया जाता है। याद रखना है आपको यहाँ से
कि प्रेरित निवेश जो होता है वो ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ते हुए, अर्थात जैसे जैसे आय की मात्रा में वृद्धि होती जाती है ना, प्रेरित निवेश भी जो है क्या होता है जी, बढ़ते जाता है। इसलिए प्रेरित निवेश का जो वक्र होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ जाता है। ठीक, फिर देख लो कि प्रेरित निवेश का वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रेरित निवेश जो होता है वो आय पर निर्भर होता है, और जैसे जैसे आय की मात्रा में वृद्धि होती जाती है प्रेरित निवेश भी क्या होते जाता है जी, बढ़ते जाता है। इसलिए प्रेरित निवेश जो होता है उसका वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता जाता है जी। ठीक है, अगला स्वतंत्र निवेश। तो स्वतंत्र निवेश क्या होता है, जिसका संबंध आय से नहीं होता है, जिसे जो है सामान्यतः सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे सरकार जो है जो सामाजिक कार्य करती है, जैसे बांध बनाना है, स्कूलें खोलना है, स्कूल में फैसिलिटी देना है, अस्पतालें खोलना है ना, रोड का निर्माण करना है, तो सरकार जो है एक तो लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं करती, दूसरा है ना वो जो है व्यय करती है और व्यय के आधार पर जो है आय के स्रोत खोजती है। ठीक है, और इसीलिए जो है वो आय से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और इसका जो वक्र होता है वो क्या होता है जी, वो होता है आपका समानांतर होता है, किसके, एक अक्ष की ओर। ठीक है, अर्थात इस तरह से होता है, पैरेलल होता है। चाहे आय की मात्रा में वृद्धि हो या कमी हो, स्वायत्त निवेश जो है जितनी मात्रा में किया जाना चाहिए उतनी मात्रा में हमेशा जो है किया जाता है। ठीक है, अर्थात आय से, ब्याज की दर से, लाभ की मात्रा से स्वायत्त निवेश का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। फिर देख लो प्रेरित निवेश आय की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रेरित निवेश जो है निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्रेरित निवेश का वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ जाता है, जबकि स्वतंत्र निवेश आय से संबंधित नहीं होता है, ब्याज का कोई मतलब नहीं रहता इससे, है ना। सामान्यतः सरकार के द्वारा जो है स्वतंत्र निवेश किया जाता है, स्वायत्त निवेश किया जाता है, और स्वतंत्र या स्वायत्त निवेश जो होती है वो एक अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती